और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम ले आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम का। आपके बोर्ड एग्जाम्स जो 12 के होने वाले हैं 2024 के, उसका सैंपल पेपर रिलीज हो गया है, राइट। और सैंपल पेपर आप यहाँ देख सकते हैं कि सीबीएसई ने जो रिलीज किया है उसमें उन्होंने ये आइडिया दिया है कि आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे होंगे और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो पहली चीज जो हम करना चाह रहे हैं इसके साथ में, इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन बताना आपको, और इसके साथ में हम ये चीज देखेंगे कि हर क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें और मैक्सिमाइज करें हमारा एफर्ट, राइट। तो हमें ये हो जाए कि यार हमारे मार्क्स तो पक्के हो जाए हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करना जितना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज थियोरेटिकली आप सब स्ट्रांग हो, आपने अगर पढ़ाई की है तो आपको थियोरी आती है, बट हाउ टू रीच द क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल एंड हाउ टू प्रेजेंट इट, ये सारी चीजें जो हैं हम इस पेपर के साथ आपको बताएंगे और ये आपको हेल्प करेगा आगे पेपर्स में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, और आपके प्री बोर्ड्स में भी आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे सेक्शन ए, विच इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको मिनिमम टाइम लेना होता है, हम थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे बिकॉज हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इस चीज को हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप बोर्ड की साइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये पेपर आपको हम हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में टैग कर देंगे, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ना। पहला सेक्शन जो हमारा होता है, सेक्शन ए, इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज होते हैं, आपको एमसीक्यूज में करेक्ट करना होता है। पहला सवाल जो बोलता है, पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, राइट। तो पहली चीज ये याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ये देखना कि यार नॉट पूछा है कि प्रॉपर्टी पूछा है। नॉट द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी आर डिफरेंट क्वेश्चंस, ये आपको पता ही है, लेकिन पढ़ते समय कभी गलती हो जाती है और नॉट पूछा रहता है और आप प्रॉपर्टी को मार्क कर देते हो। इसने नॉट द प्रॉपर्टी पूछा है और किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में भी और मेरे लेक्चर्स में भी मैंने डायरेक्टली आपको लिख के दी हुई है, अगर आपको याद है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। पहली चीज, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, विच इज ट्रू, मतलब इस ऑप्शन को हम नहीं मार्क कर सकते, हमें फॉल्स ऑप्शन चाहिए, ट्रू नहीं, राइट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो जहां वो क्रॉस कर रहे हैं वहां पे दो पर्टिकुलर फील्ड क्रिएट हो जाती है एट द सेम पॉइंट। तो अगर एक ही फील्ड एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट होती है, ये पॉसिबल नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये पॉइंट हमारा वैलिड नहीं है। सो इट इज ट्रू दैट दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ये नहीं लिख सकते। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू है स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि ये उसका डेफिनेशन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहता है कि जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो या जहां पे अगर आप चार्ज मूव करें तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़े, ठीक है। तो अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे करें, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स एंड दे कैन बी इमेजिनरी स्पीयर्स, राइट। तो ये स्पीयर वाला कंसेप्ट जो है वो दोनों पॉइंट में है। हम एक बार देख लेते हैं कि इमेजिनरी स्पीयर्स हो सकते हैं कि नहीं। तो इमेजिनरी स्पीयर के लिए अगर हम देखते हैं, तो अगर पॉइंट चार्ज है आपके पास में, तो इसके अराउंड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो स्पीयर्स होते हैं, पॉइंट चार्ज के अराउंड, राइट। सो दे कैन बी इमेजिनरी स्पीयर्स, सो अगेन डी ऑप्शन इज ऑल्सो नेगेटेड एंड योर आंसर इज सी, राइट। तो फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है कि अगर आप देखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं होती, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग, नॉन यूनिफॉर्म है, तब जाके हमको कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स नहीं हो सकते, इमेजिनरी स्पीयर्स हो सकते हैं बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो आपका एक ही गलत ऑप्शन है सी, बाकी सारे सही हैं, इसलिए हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन में क्या दिखता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल को रखा है, फील्ड में रखा है, फील्ड की वैल्यू दी हुई है, राइट। एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्रीज एंड टॉर्क दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर, और पूछा ये है कि चार्ज बताओ अगर डाइपोल का लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर। इतनी सारी चीजें है ना, तो आपको एक चीज क्या करनी चाहिए, सारा डेटा फटाफट लिखना चाहिए, हमेशा डेटा लिखो, ठीक है। डेटा में क्या क्या पता है वो आपकी हेल्प कर देगा। चलो डेटा में क्या पता है, टॉर्क पता है, टॉर्क कितना दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्या पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी लिख लो, और 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
नेक्स्ट क्या पता है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या पता है आपके पास में, डाइपोल का लेंथ, तो 2l की वैल्यू जो है वो दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर्स। मैं 2/100 लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा यूनिट इतना डेटा दिया हुआ है और आपको पूछा है कि चार्ज कितना, राइट। तो डेटा देखो, इसमें से ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल हम यूज कर सकते थे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का नहीं है, राइट। इट इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यूज होगा, लेकिन टॉर्क ऑन द डाइपोल पता है, ठीक है। टॉर्क के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म के लिए जब आपको आई कैप जे कैप में इक्वेशन देगा तब इसको यूज करना है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है विच इज पीई साइन थीटा, राइट। ये हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें ई और साइन थीटा पता है, पी की वैल्यू भी पता है, बस दिख नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम अगर इसको यूज करना चाहें, तो कैसे करेंगे देखो। तो हमारे पास पी साइन थीटा है, हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू है 4 न्यूटन मीटर, पी की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू 2L, तो चार्ज इंटू 2L इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। सो ये हो गया 4, चार्ज हमको पता करना है, 2L की वैल्यू है 2/100, ई की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5, और साइन थीटा इज साइन 30 विच इज हाफ। 2 and 2 goes off, this 2 and this 2 goes off, ये आ गया आपको 10 टू द पावर 3 और Q आ गया आपको 2 मिली। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा है 2 मिली कूलम आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन क्या गलतियां हो सकती हैं, आपने एसआई यूनिट नहीं लिया, आपने पी क्रॉस ई यूज कर लिया जिसमें साइन थीटा नहीं दिखा आपको, राइट। और हमेशा पीई नहीं होता है, पीई साइन थीटा होता है, ठीक है। ये गलतियां हो सकती हैं, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करके भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। आगे चले, चलो ये अब देखो, अब ये थोड़ा थियोरेटिकल भी है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन भी है। मेटालिक प्लेट एक्सपोज टू व्हाइट लाइट एमिट्स इलेक्ट्रॉन फॉर विच कलर द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ रहा है, राइट। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो हमें आता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी अच्छे से किया हुआ है, राइट। तो ये बोलता है यार स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हो तो इसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ता है वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब ऑब्वियस ही बात है कि इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ ढूंढनी है ना। अब सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें किसकी है बस बता दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना पोटेंशियल भी आपका ज्यादा होगा। तो अगर हम विबग्योर याद करते हैं, राइट, तो हमें पता है कि एनर्जी जो है वो ऐसे इंक्रीज होती है, सबसे ज्यादा किसकी है, वॉयलेट की है, राइट। और वेवलेंथ अगर हम देखते हैं तो वो ऐसे इंक्रीज होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो हमें पता है कि यार वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है तो उसका वी भी सबसे ज्यादा होगा, वी इज द पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड। तो एक डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास में कि भाई वॉयलेट लाइट की अगर आप यूज कर रहे हो तो वॉयलेट लाइट को स्टॉप से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उससे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा होगा। आई होप यहां तक आपको समझ भी रहा होगा और आप ब्रेकडाउन भी देख रहे होगे कि मैं कैसे फटाफट चैप्टर पे जाके टॉपिक पिक कर रहा हूं। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है कि जब आप टॉपिक पे जाओ तो फट से चैप्टर पे पहुंचो, चैप्टर का टॉपिक ध्यान रखो, फिर वहां से आप थियरी अपनी याद कर सकते हो कि आपको क्या लगाना है, नहीं तो आप पूरे 2 बुक्स में घूमते रहोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू थिन गोल्ड फॉइल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल अगेन। एटॉमिक स्ट्रक्चर कहां यूज होता है, रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंट है, राइट। रदरफोर्ड मॉडल में ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा हुआ है और हम सब पढ़ लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अब यार लगता है ये तो सही है, गलत तो है नहीं, लेकिन उसने क्या पूछा, उसने रीजन पूछा है ना कि इसके थ्रू अल्फा पार्टिकल क्यों निकल जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए थोड़ी निकल जा रहे हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज भी यूज करते तो भी निकल जाते, ठीक है। ये बोलता है यार पॉजिटिव चार्ज सही है लेकिन मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज मोर देन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भाई थ्रू एंड थ्रू निकलने के लिए मास से कोई रिलेशन ही नहीं दिया रदरफोर्ड ने, राइट। रदरफोर्ड ने क्या बोला है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम है उसका मैक्सिमम स्पेस जो है, मैक्सिमम जगह जो है वो एम्प्टी स्पेस है, तो उसके थ्रू हीलियम पार्टिकल्स को निकलना, अल्फा पार्टिकल्स को निकलना इजी है, राइट। अल्फा पार्टिकल मूव विथ हाई वेलोसिटी, यस दे मूव विथ हाई वेलोसिटी, बट हाई वेलोसिटी से नहीं भी चल रहे होते तो भी थ्रू एंड थ्रू निकल जाते हैं। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी।
थियोरेटिकल क्वेश्चंस में ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कहां से है, कौन से टॉपिक से है और क्या रिलेशन है। आई होप आपको दोनों चीजें न्यूमेरिकली और थियोरेटिकली समझेंगी। पांचवा क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड्स में रिपीट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, जैसे इसने बोला है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स विल बी। राइट, तो हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मोशन दिया हुआ है एंड इट इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और फोर्स हमको बताना। ठीक है ना, सिंपल सा तरीका है, देखो ये हो गया आपका x y एंड z, है ना। तो फील्ड कैसी है आपकी, फील्ड इज पॉजिटिव x की तरफ है। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, है ना। अभी बोल रहा है फोर्स कहां लगेगा, तो फोर्स क्या होता है आपके बीच में, आपको पता है कि फोर्स होता है E इंटू वी क्रॉस बी, है ना। तो अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो v कौन सा है, ये डायरेक्शन है ना, v ऐसा है, और b कौन सा है, ऊपर की तरफ, तो आप ऊपर की तरफ अपने हाथ को रोल करेंगे और आपको फोर्स मिल जाएगा इन द पॉजिटिव z एक्सिस। सिंपल, आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, आपको सिर्फ राइट आर्म पाम रूल यूज करना है। राइट आर्म पाम रूल से भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई अगर मैं देखो दो तरीके, या तो आप कर्ल रूल यूज करो या पाम रूल, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कर्ल रूल यूज कर रहे हो तो चारों फिंगर आपके इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में, और आपको कर्ल कौन से डायरेक्शन में करना है, फील्ड के, फील्ड ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ। तो आपका थंब क्या बता रहा है, थंब बता रहा है कि भाई आउटसाइड द बोर्ड जेड एक्सिस में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा। राइट ना, अगर ये नहीं कर सकते, पाम रूल यूज करना है। पाम रूल कैसे यूज करोगे, चारों फिंगर्स को आप कौन से डायरेक्शन में ले जाओगे, पहले इस फिंगर को आप ले जाओगे इलेक्ट्रॉन, थंब को, और फिर ये चारों फिंगर आपकी जाएगा फील्ड के डायरेक्शन। फिर से बता रहा हूँ, राइट हैंड ही यूज करना है, थंब इलेक्ट्रॉन, और ये चारों अपवर्ड्स। आपका जो पाम है वो आपको दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन में आपको फोर्स लगना चाहिए। आप जाके मार्क करोगे प्लस जेड एक्सिस और आपको मिल जाएगा 0। क्यों 0 मिलेगा यार, ये भी तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इसका चार्ज नेगेटिव है ना। तो अगर इसका चार्ज नेगेटिव है तो हमने जो आंसर निकाला उसका उल्टा आंसर होता है। ठीक है, ये याद रखना कि नेगेटिव चार्ज है तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए दिया गया है। तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन अगर होता तो पॉजिटिव जेड एक्सिस होता, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गिवन है तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस इज द राइट आंसर। देखा, आंसर निकाल के भी गलती हो सकती है, अगर आप छोटी छोटी रीडिंग में ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन में तो चला जाएगा नंबर। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्शन निकालना भी सिखा दिया और रीजन भी बता दिया कि नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन को उल्टा ले लेंगे, द डायरेक्शन विल बी बिहाइंड इनसाइड दिस बोर्ड। होप यहां तक आपको चीजें समझ भी रही होंगी और इजी भी लग रही होंगी। राइट, आगे चलते हैं, और हम आपके लिए इसी चीज को हेल्प करने के लिए एक कोर्स लाए हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। राइट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 1 नवंबर। ये बैच उन सब बच्चों के लिए है जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस है। राइट, तो हमें ये चीज देखनी है कि हमने ये बैच इंट्रोड्यूस की है आपके लिए। अब जनरली आप ये सोचेंगे कि YouTube पे तो ऑलरेडी हम हैं और आप लाइव बैचेस वहां भी देखते हैं हमारी, तो YouTube पे क्या है, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, आप लाइव इंटरैक्शंस हमारे साथ नहीं कर पाते। बैच अगर हम आप देखते हैं यहाँ पे, अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारी बैच तो हमें एक एडवांटेज हमें और आपको ये हो जाता है कि आप हमारे साथ में लाइव इंटरैक्शंस कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये जो बैच होगी ये लिमिटेड बैच है, सिर्फ 50 बच्चे जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आएंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे, बट यू हैव टू बी सीरियस अबाउट द स्टडी। आपको मजाक करने के लिए ये बैच ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप सीरियस हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्कोर्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन दिस बैच, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। लाइव इंटरैक्शंस, लिमिटेड बैच, और आप जब भी सवाल हमसे पूछना चाहेंगे हम हमेशा अपने लेक्चर्स के बाद में एक Q&A सेक्शन रखेंगे। 3 महीने का कोर्स है, हम सारी टॉपिक्स कवर करेंगे 12th स्टैंडर्ड की, उसके साथ में टाइम मैनेज कैसे करना है, रिविजन कैसे करना है, पुराने चैप्टर्स कैसे रिवाइज करते रहने हैं, ये सारी चीजों में आप हेल्प करेंगे हमारी। राइट, हम आपकी कैसे, इन बैचेस में,
अगर यही चीज हम यूट्यूब पे करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पे लोग हाय हेलो बहुत रैंडम चीजें पूछते रहते हैं, और दूसरी बात आप टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं, आप वर्बली हमारे अपना क्वेश्चंस नहीं भेज पाते हैं। लेकिन हमारी बैचेस अगर आप हैं तो यहाँ पे आप मुझे लाइव क्वेश्चंस पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। और इससे अच्छी बात यह है कि अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हैं तो आपके पास में ये हमारे पास एक डिजिटल नोट्स हैं हमारे पास में, जो आपको डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाते हैं, जो आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। जैसे अगर आप देखें तो 12th स्टैंडर्ड का एक पूरा सेक्शन है हमारे पास में, जहां हमने आपके लिए एक बेसिक नोट्स की कैटेगरी बना रखी है सारे चैप्टर्स की, आप इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप पहला चैप्टर हम देखें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सारे नोट्स हैं यहाँ पे, थियोरेटिकली और बेसिक विद अच्छे डायग्राम्स। आपको ये चीज आपको हेल्प करेगी जल्दी रिविजन करने के लिए। और इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है कि जो मैंने वीडियोस कवर किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, वो भी यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाते हैं, एंड यू कैन क्लिक ऑन देम एंड यू कैन रीड एट द मोमेंट। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए ये, कि आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए। हमारे लाइव लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, थियरी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट और वीडियोस, सारी चीजें आपको एक ही जगह इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हमारी बैच ज्वाइन करने के बाद में, राइट। नाउ डिजिटल बुक्स के साथ में अगर आप देखते हैं, डिजिटल बुक्स और वीडियो तो आपकी हेल्प करेंगे ही, उसके साथ में आप एक बार जब हमारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उसके बाद में थियरी रिवाइज कर रहे हैं, तो सेकंड चीज बच जाती है एग्जीक्यूशन। आप टेस्ट कैसे देंगे? तो टेस्ट देने के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो हमारे पास में टेस्ट भी ऑलरेडी बिल्ट इन है। आप यहाँ अगर टेस्ट कैटेगरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट जो हैं वो मिल जाते हैं, राइट। और आप उस चीज को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इसी चीज को देखते हैं, तो आप बुक्स तो चेक ही कर चुके हैं ना। अगर आपको लॉग इन करना है तो आप एक बार मेन पेज से अगर लॉग इन करते हैं यूजिंग योर गूगल अकाउंट, तो आपको लॉगिन मिल जाता है और आपको सारी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो भी बैचेस आपने ज्वाइन किए हैं, राइट, और जो भी टेस्ट लाइब्रेरी हमारे पास एक है, टेस्ट आप कैसे देंगे, तो आप अपनी टेस्ट कैटेगरी यहाँ से पूरी डायरेक्टरी में सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको, सीबीएसई के, राइट, क्लास 12 के। हमें फिजिक्स के टेस्ट देखने हैं अगर, तो सारे फिजिक्स के टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके लिए, जो आप रीड करेंगे, यहाँ रिवाइज करेंगे, हम उस पे बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे डालेंगे आपके परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए, राइट। तो यू कैन सी ऑलरेडी वी हैव गिवन अ टेस्ट, यू कैन सी योर रिजल्ट्स फ्रॉम हियर। आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ये देखते हैं, या अगर अपने बैच में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको आपकी बैचेस भी पता चल जाएंगे, आपने कौन से बैचेस ज्वाइन किए हैं, कौन से टाइमिंग पे वो बैचेस है, कौन से डेज पे हैं, कुछ भी मिस नहीं होगा, राइट। और जो भी लाइव बैचेस भी चल रही होंगी वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपके एक्सप्लोर सेक्शन में आपको सारी चीजें जो मैंने अभी दिखाई, जैसे मैंने बताया कि आपकी कौन सी क्लासेस आने वाली हैं, इवन उसके बाद में जो बुक्स आपने एक्सेस की आपको एक्सेस करनी है, टेस्ट लाइब्रेरी सारी आपको एक जगह, जैसे मैंने कहा इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर वर्क। आपको 10 वेबसाइट्स में नहीं जाना है, आपको 10 विंडोज ओपन नहीं करने हैं, आप एक ही जगह अपने सारी चीजें कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और वो चीज आप कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको, राइट, ये सारी चीजें हम अवेलेबल करा रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज दैट it is free of cost, right? So if you see this, it is free, you don't have to pay anything. But if you're not paying anything, that doesn't mean कि आप इस बैच को अपना टाइम और दूसरों का टाइम वेस्ट करने के लिए यूज करें। अगर आपको नंबर बढ़ाने, अपने स्कोर बेटर करना है, आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, तो ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ये लिमिटेड बैच है। 50 ही बच्चे हम लेंगे, 50 ऐसे बच्चे चाहिए जो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे आप टाइम पास मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को टाइम पास करना है, हम ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, आप वहां पे वो चीजें कर सकते हैं जो आप ये बैच ज्वाइन करके करेंगे। और अगर हमें लग रहा है कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वी कैन इवन किक यू आउट ऑफ द बैच एंड टेक समवन इन। सो प्लीज बी सीरियस बिफोर ज्वाइनिंग दिस, राइट। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। साथ में अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी आपको मिलेंगे, राइट, ऑनलाइन टेस्ट, असाइनमेंट्स हम आपको देंगे एज पर एवरी लेक्चर जो हमारा होगा, कि आपको और कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए, स्टडी मटेरियल, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, और सारी चीजें आपको यहीं से एक्सेसिबल होगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपको एक्सेस करना है तो हमारे पास 3 मेजर ऑप्शंस हैं।
या तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो किसी भी फोन पे, टैब पे या लैपटॉप पे आप गूगल क्रोम से एक्सेस कर सकते हैं। एक बार आप गूगल लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, राइट। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो वी ऑल्सो हैव अ ऑप्शन दैट हमारे पास प्ले स्टोर, एंड्रॉइड पे भी ऐप है एंड एप्पल स्टोर पे भी हमारा ऐप अवेलेबल है। आप इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं वहां पे। उसके साथ में अगर आप इस पे एक बार आते हैं तो यू कैन सी वन मोर थिंग कि एट द बॉटम वी हैव आवर लिंक्स। आपको जहां पे भी हमें एक्सेस करना है, रीच आउट करना है, राइट, यूट्यूब के लिंक्स भी देखने हैं तो आपको यहीं से, इसी पेज से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको काफी सारे रीजंस मैंने दे दिए होंगे ये बैच ज्वाइन करने के लिए। ये बैच 1 नवंबर से चालू होने वाली है। मैं ऑलरेडी इसका पहला वीडियो जो हमारे सैंपल पेपर का सोल्यूशन है वो पुट कर रहा हूँ, और इसके आगे भी मैं सैंपल पेपर्स पुट करने वाला हूँ। हम बी, सी, डी सेक्शन को भी कवर करेंगे, लेकिन आई होप आप इसे ज्वाइन करेंगे और एडवांटेज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके नंबर जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ में इंप्रूव हो और आप बेटर स्कोर करें। आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन दिस बैच। थैंक यू। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कौन से चैप्टर में है? मटेरियल वाले चैप्टर, मैग्नेटिक मटेरियल्स में, राइट। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात हो रही है। एक्स जो है स्लाइटली लेस देन यूनिटी है एंड वाई स्लाइटली मोर देन यूनिटी। एक छोटा सा टेबल दिखा दे रहा हूं, आपकी हेल्प कर देगा। तो मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी जो है उसकी 3 वैल्यूज होती है, ठीक है। एक होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस देन 1, एक होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये ग्रेटर देन 0 होती है, राइट, जस्ट ग्रेटर देन 1, राइट, एंड एक होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी मच 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 ग्रेटर देन 1। इसके हिसाब से मटेरियल डिसाइड होते हैं। मटेरियल क्या होते हैं? अगर ये है तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, अगर ये है तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, और अगर ये आ रहा है तो ये फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो आंसर हो जाता है कि स्लाइटली लेस डायामैग्नेटिक और स्लाइटली मोर देन यूनिटी इज पैरामैग्नेटिक। डी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर है। ये टेबल आप याद कर लीजिए, जब भी आपको रिलेटिव परमेबिलिटी का थियरी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली आंसर कर लेंगे। क्लियर? यहां तक आई होप आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन रीड कीजिए, कहां से आया ये? एमीटर, रेजिस्टेंस, करंट, शंट, 10 एम्पियर। ये सारे वर्ड्स कहां पे देखे हैं? ये सारे वर्ड्स देखे हैं हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, राइट। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये यूज होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ये कहता है कि जब भी आप शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, जब भी आप शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, राइट, तो क्या होगा? तो ये बोलता है यार यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर है, सॉरी यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे मेरा शंट रेजिस्टेंस है ना। तो यहां से कितना करंट जाता है हमेशा? गैल्वेनोमीटर का IG, और यहां से कितना जाता है? यहां से टोटल तो IR है ना, और यहाँ कितना जाता है? I माइनस IG। अब देखो मैं डायग्राम से इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर्मूला बहुत बार याद नहीं रहता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये डायग्राम है एमीटर का, है ना। एमीटर क्या बोलता है? बोलता है भाई ये और ये पैरेलल में है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको अगर आप निकाल देते हो डेटा में से तो आंसर आ जाएगा। डेटा में से कैसे निकालोगे? देखो 0.81 मोल्स का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का है, तो ये जो है ये 0.81 है ना। कितना करंट ले सकता है? 1 एम्पियर, तो IG 1 एम्पियर हो गया, इज इक्वल टू कितना करंट चाहिए? I इज द करंट रीडिंग, रीडिंग कितना चाहिए? 10 एम्पियर्स का। IG हमको 1 पता चल गया, S हमको निकाल, इसको सिंप्लीफाई कर दो, S आ जाएगा 0.09 ओम्स। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला तभी यूज करो जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। अगर फॉर्मूला नहीं याद रख पा रहे हो तो अंडरस्टैंड की वो फॉर्मूला कहां से आया। हमको पता है ये पोटेंशियल मैच करना चाहिए, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस को मैच कर दिया, बिकॉज V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहां लगाया, वैल्यू डाली और आंसर निकल गया। सिंपल, अभी तक बहुत सिंपल चल रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है। चलो 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? एन इलेक्ट्रॉन विथ एंगुलर मोमेंटम L मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है डायरेक्टली तो बहुत अच्छी बात है, और याद कर भी लेना चाहिए इन चीजों को। अगर नहीं भी याद है तो इसका डेरिवेशन बुक में दिया होगा। ठीक है, ये बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है विद अ रेडियस R,
राइट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है करंट इनटू एरिया। करंट क्या होता है बच्चों, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना है हमारा, चार्ज है E, और टाइम कितना है, टाइम इज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। राइट तो हमें ये आ गया, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, करंट विच इज E 2πr/v इनटू एरिया क्या है हमारे पास में, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, E अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके ये आ जाएगा EV अपॉन 2πr एंड एरिया कितना है बच्चों, πr²। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं किया जो आपको नहीं पता है। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक में दिया, मैग्नेटिज्म में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। करंट कैसे निकालते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम से। चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v, सेंटीमीटर सर्कुलर मोशन से आ गया ये, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई कैंसिल, आर कैंसिल, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आपको EVR/2। बट आंसर में कहीं EVR/2 नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने एक और डेटा दिया हुआ है, उसने एंगुलर मोमेंटम दिया। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना, MVR। तो यहाँ से VR की वैल्यू क्या आ रही है, L/m, और आप VR को L/m डाल दोगे तो ये आ जाएगा EL/2m। ठीक है, तो हमारा आंसर EL/2m यहाँ पे रेडी। तो आंसर नहीं आए तो डरना नहीं है, ये सोचना है कि और कुछ डेटा है क्या जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। राइट अगर आप डेटा यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इज डन बाय यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, वोल्टेज आउटपुट ऑफ जनरेटर इज स्टेप्ड अप। तो अगर आपको पता हो और अगर आपने रीड किया हो तो हमें ये चेक करना है कि यार वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो है वो स्टेप अप क्यों हो रहा है। राइट तो होता क्या है, देखो हीटिंग क्या होता है, I²R इंटू, ये होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस वायर्स के लिए हाई ही रहेगा, बिकॉज इतने लंबे लंबे वायर्स हैं मेटल के, तो वो लेंथ की वजह से L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। उसके लिए भी एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कि हम रादर देन टेकिंग वन फुल वायर, हम छोटे छोटे थिन वायर लेते हैं और उनको फिर वाइंड करके एक मोटा केबल बनाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाई टेंशन वायर्स। ठीक है, वो तो बाद में है, लेकिन यहाँ करंट का कहानी चल रहा है। वो अगर ये करंट अगर इंक्रीज हो गया, करंट अगर इंक्रीज हो गया तो हीटिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। राइट तो आपने जितना पावर जनरेट किया है उसका 20-25% हीटिंग में वेस्ट हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं यार पावर जो है वो होता है करंट इनटू पोटेंशियल, है ना। तो अगर देखो पावर जनरेटेड तो फिक्स्ड है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये फिक्स्ड है। अगर मैं वोल्टेज को बहुत हाई कर दूं तो मेरा करंट बहुत लो हो जाएगा ना, और करंट लो होने का मतलब मेरा हीटिंग लो हो जाएगा, है ना। तो करंट लो करने की वजह से मेरा हीटिंग लो हो जाएगा। अब ये बोलता है कि इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि करंट कम होने से यहाँ पे ये चीज कम हो गई और हीटिंग कम हो गई। और देखो ये दोनों चीजें यहाँ लिखी हुई है कि ये क्यों करते हैं, रिडक्शन ऑफ करंट के लिए एंड पावर लॉस कम करने के लिए। तो ANC आपका आंसर हो गया। हर चीज की थियरी समझनी है, आपको रट्टा भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट रट्टा मारने में क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन डाउट रह जाता है दिमाग में कि क्यों करते हैं। अगर आप क्यों याद रखोगे तो अगर ये गिव रीजन में भी आएगा तो आप लिख लोगे 2 नंबर। ठीक है, तो क्यों करते हैं भाई, हीटिंग डिपेंड करता है करंट पे, करंट कम होगा तो हीटिंग कम होगी। अब करंट को कम करने का ऑप्शन क्या है हमारे पास में, कि पावर फिक्स्ड है, अगर वोल्टेज को बहुत हाई स्टेप अप कर देते हैं तो करंट जो है वो कम हो जाएगा और हमारा हीटिंग भी कम। ठीक है, करंट कम कर दिया, करंट से हीटिंग कम कर दी, ये भी समझ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, और सवाल ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए हमको, ऊपर कर दे रहा हूं मैं। राइट इसने डायरेक्शन दिया हुआ है, यहां देखो, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला नहीं पता है प्रोपोगेशन का तो देख लेना, लेकिन फॉर्मूला बोलता है कि E×B चाहिए हमको, E×B से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन आ जाएगा। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था V×B के लिए, राइट तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो E ये डायरेक्शन में दिया हुआ है, सॉरी B ये डायरेक्शन में दिया हुआ है।
और ई यहाँ दिया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई ई के डायरेक्शन में जाना है तो ई के डायरेक्शन में जाएंगे और क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो ई क्रॉस बी आपका जो फील्ड है इट विल बी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ई एंड बी एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। याद क्या रखना है कि E क्रॉस B गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव, राइट। और E क्रॉस B निकालते कैसे हैं, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आपको आउटसाइड देता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई होप, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट आप 10th 11th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। बस ये याद रख लो कि E क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। आगे चले ना, अगला वाला इज अ गुड क्वेश्चन, लाइक बहुत लोग आई थिंक इसमें फंस सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा वेरिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। तो ये वेरिएशन कैसे है पहले वो समझते हैं और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। देखो इसने ग्राफ दिया हुआ है और बोला है कि ये जो ग्राफ है ये एक 100 ओम के कॉइल का है, वेरिएशन ऑफ करंट दे दिया है मैंने। अब इसने पूछा है कि मुझे फ्लक्स बताओ, ठीक है, फ्लक्स बताने बोल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि फ्लक्स बताना हमारा काम होता था तो हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली कर देते थे भाई फटाफट निकालना है बी इंटू एरिया करो, है ना, बी इंटू एरिया से फ्लक्स आ जाता था। लेकिन अब ना बी पता है ना ए पता है, राइट। तो अगर मुझे बी और ए दोनों नहीं पता है तो मुझे प्रॉब्लम है, राइट। बी और ए अगर मुझे नहीं पता है तो मुझे दोनों तरफ प्रॉब्लम है। लेकिन एक बार वापस आओ, हमको ईएमएफ पता है। ईएमएफ कैसे पता है, ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। मुझे पता है माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड की वैल्यू काम कर जाएगी। ईएमएफ नहीं पता है लेकिन मुझे रेजिस्टेंस और करंट पता है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। अब क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो आई इंटू टी डी टी इंटू आर इज इक्वल टू डी फाइव। तो अगर मुझे फ्लक्स चाहिए तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें से आर जो है वो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है। ये पार्ट समझ लो, उसके बाद आंसर बता दो। फिर से बता रहा हूं, हमें फ्लक्स निकालने के लिए बी और एरिया नहीं दिया हुआ है तो हम फ्लक्स बी और एरिया से नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि ईएमएफ का कनेक्शन डी फाइव बाई डी टी से है, फाइव से कनेक्शन है, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा। लेकिन ई जो है वो करंट और रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस से ई आ गया हमको, राइट, दैट इज द ईएमएफ दैट इज जनरेटेड। अब ये बोलता है कि dt इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा इंटू आर करके फाइव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब और स्मार्ट चीज देखो, ये जो डेटा होता है दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। कैसे पता चला भाई, इंटीग्रेशन एरिया ही तो होता है, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो और इवन अब जाके मैथ में भी पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन जब बोला है तो आई और टी दो चीजें चाहिए, आई डी टी, तो आई और टी के ग्राफ का एरिया निकाल दो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया बहुत सिंपल है, ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 10 इंटू 0.5 दैट इज 5/2, तो दिस इज 2.5। तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम, ठीक है, तो 5 कितना आ जाता है बच्चों 2.5, ये आ गया एरिया, और इंटू रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 100, तो ये आ जाता है 250। तो आपका आंसर कितना हो गया। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको थियोरेटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट, बिकॉज इट्स अ ब्रेक डाउन क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए तो आप इसका सोल्यूशन लिख के भी रख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट दैट आप इसको फिर से खुद से करें, अगर नहीं आएगा तो फिर से वीडियो तो है ही, आप रिकैप करके चेक कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट सिंपल सोल्यूशन, ठीक है। हम सिंपल ही सोल्यूशन देखेंगे यार, कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेट करके क्या फायदा है, हमें जो समझेगा ही नहीं, ठीक है। और कौन सा कहाँ जाना है, जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 250। ये नाउ 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन बोलता है फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये आता है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज En व्हिच इज -13.6/n², राइट। ये फॉर्मूला है कोई भी nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का,
इसका सवाल ये है कि ये नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है, ये नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है। अच्छा सवाल है यार, हम नेगेटिव लगा तो रहे हैं लेकिन ये नहीं सोचा कि ये नेगेटिव क्यों लगा हुआ है। पहला सब देखो, अब कुछ पॉइंट तो डायरेक्ट डिलीट हो जाते हैं यार, ये भी तो दिमाग लगाओ कि तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्के मारने के पहले ये डिलीट कर देते कि जो हो ही नहीं सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, कहाँ फ्री है भाई, क्यों फ्री है, उसको पकड़ के एक ऑर्बिट में घुमा रहे हो तो फ्री थोड़ी है वो, पहला तो ऐसे ही डिलीट हो गया। सेकंड, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ये तो ट्रू है, बाउंड टू द न्यूक्लियस में फंसा हुआ है वो। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गलत स्टेटमेंट है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी सेम नहीं होते, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुक खोलो उसमें लिखा होगा, ठीक है। काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट, एटम इज रेडिएटिंग एनर्जी, भाई क्यों मार रहा है, बोर्स मॉडल को मर्डर कर देगा। बोर्स मॉडल ने क्या बोला, एटम रेडिएट एनर्जी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, राइट। जब तक वो अपने ऑर्बिट में है वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, जब वो ट्रांजिशन करेगा तब एनर्जी एब्जॉर्बर रिलीज होती। तो हमने देखो, हमने सिर्फ डिलीट करके आंसर निकाल दिया, यार ये सब गलत स्टेटमेंट्स है, ये गलत है, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। और रीजन भी यही है, कैसे देखो यार, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये समझो आपका इलेक्ट्रॉन है, समझो एक आटम और एक 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 चार्ज का न्यूक्लियस दे रहा हूं, ये प्लस ई चार्ज यहाँ पे है और इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज है। तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो के Q1 Q2 अपॉन आर, तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आ जाता है माइनस के ई स्क्वायर बाय आर। देखो नेगेटिव आया कि नहीं आया, और क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ये न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता तो ये माइनस करके मल्टीप्लाई करके माइनस आता ही नहीं, है ना। तो ये माइनस क्यों है, बिकॉज द न्यूक्लियस इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन, इट इज बाउंड द इलेक्ट्रॉन की भाई तेरे को इसी ऑर्बिट में घूमना है, ठीक है। अगर तुम इस ऑर्बिट से बाहर जाना चाहते हो तो तुमको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो नेगेटिव नंबर है, इतनी एनर्जी कहीं से लाके मुझे देनी पड़ेगी, तब मैं तुमको रिलीज करूँ, याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना कि मैंने क्या बताया, इट इज नॉट फ्री टू मूव, इट इज नॉट रेडिएटिंग एनर्जी, एंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज नेवर इक्वल। क्लियर, गुड। अब उस वाले सवालों पे आते हैं जो आपके सबसे ज्यादा नंबर खा सकते हैं, और वो है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन यार मैं तो खुद मानता हूं मेरी खुद इतने गलत होते थे, तुम्हारे क्या बताऊं, ठीक है, गलत होते थे। लेकिन अगर आप थियोरेटिकली स्ट्रांग बन जाओ, आप रीड करने के बाद में ये चीज ब्रेक डाउन कर पाओ, एक सेकेंड, यस। तो अगर आप थियोरेटिकली स्ट्रांग बन जाओ और ब्रेक डाउन करने के बाद में क्वेश्चन सही से पढ़ पाओ, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे असर्शन रीजन सही करने, ठीक है। देखो मैं आपकी हेल्प करता हूं कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन ही है, ये देखो पढ़ते हैं एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर द रेडिएशन यहां से पढ़ता हूं, ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। पहले फर्स्ट लाइन को अच्छे से समझते हैं। पहली चीज ने बोली अगर रेडिएशन जो गिरा रहा हूं उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, करंट निकलने के लिए आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है, ये पॉइंट तो सही बोला इसने। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला, करंट जो निकल रहा है इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, राइट। इंटेंसिटी क्या होती है हमारे लिए, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टर्म से बात करें तो इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, राइट। अब जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने ज्यादा चार्ज बाहर निकलेगा, और जितना ज्यादा चार्ज बाहर निकलेगा उतना ज्यादा करंट होगा। क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, सही बोल रहा है। सेकंड वाले को देखते हैं, ये स्टेटमेंट इसी को यही तो बता रहा है, देखो ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, number of photons, greater is the number of electron absorbing the energy, true, and greater is the number of electrons coming out, यही बता रहा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए इंटेंसिटी बढ़ा के, उसकी वजह से हमारा क्वांटा बढ़ गया, क्वांटा फोटॉन सेम चीज होती है, फोटॉन लाइट के लिए होती है, क्वांटा कोई भी रेडिएशन के लिए होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, फोटॉन एंड क्वांटा इज द सेम थिंग। नाउ क्वांटा उसने एब्जॉर्ब किया, जितने ज्यादा एब्जॉर्ब करा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकला तो करंट ज्यादा, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है, बहुत थियरेटिकली, बहुत डीपली। पीएचडी नहीं करना है बच्चा, पीएचडी नहीं करना है, 12th का एग्जाम है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो दिया है उस पर सॉलिड डटे रहना है। ठीक है, नेक्स्ट, putting p-type semiconductor slab directly in physical contact with n-type semiconductor slab cannot form the p-n junction। ये स्टेटमेंट बुक में दिया हुआ। ठीक है, वो बोलता है यार डायरेक्टली दो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स को, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ के आप डायरेक्टली पी एन टाइप नहीं बना सकते। ठीक है, ये दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? रफनेस एट कॉन्टैक्ट विल बी मच मोर देन इंटर आयनिक क्रिस्टल स्पेसिंग एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको ये पहले स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। समझो आपने पीएन जंक्शन को जोड़ दिया, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया, लेकिन पता है तुम्हें दिख रहा है ये कॉन्टैक्ट, लेकिन ये एक्चुअली कॉन्टैक्ट नहीं है। ये इसका कॉन्टैक्ट कैसा दिखेगा पता है? इधर इसका जूम, मतलब बोलते ना जूम इन वर्जन बना रहा हूँ, फ्रिक्शन में पढ़ा था ना जूम इन वर्जन, वैसा इसका जूम इन वर्जन अगर देखोगे ना तो इसका कॉन्टैक्ट ऐसा होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, और जो मैं येलो स्पेस कर रहा हूँ वो पूरा फ्री खाली है, ये पूरा खाली स्पेस। प्रॉब्लम क्या होगा? अब प्रॉब्लम जब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज करंट फ्लो करना चाहेगा तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। हवा से थोड़ी चार्ज पास हो जाएगा यार, चिपका होता तो पास कर जाता उसमें से, उसमें हवा में थोड़ी पास करेगा। और इसने यही बोला, इसने बोला कि रफनेस एट कॉन्टैक्ट विल बी मच मोर, रफनेस जो दिख रही है उससे ज्यादा है, राइट। और इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग जो है वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज को रोक देगी, है ना। तो इसने सही चीज तो बताई कि यार इसको चिपका दोगे तुम्हें लगेगा तुमने चिपका दिया, लेकिन इंटर आयोनिक स्पेसिंग जो है वो ज्यादा है, तो जब चार्ज फ्लो करना चाहेगा तो यहाँ फ्लो नहीं होने देगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक, आपका चार्ज नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई हाँ ये चीज सही है और ये भी तुम सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, इसलिए हमारा आंसर ए ऑप्शन है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आई होप। आगे चलते हैं। An electron has higher potential energy when it is at a location associated with negative value of potential and has a lower potential energy when at a location associated with positive potential। ये तो सही है। क्यों सही है? अभी देखा ना, माइनस माइनस लगता है, तो जहां पे माइनस लगता है वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जहां पे हायर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए अगर, तो उसको कहां रखेंगे? जहां नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है। कम पोटेंशियल पे, कम पोटेंशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। नहीं समझा? नहीं समझा तो एक एग्जांपल दे दो। सोचो तुम्हारे पास दो पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो समझो एक पोटेंशियल पॉइंट यहाँ है, एक पोटेंशियल पॉइंट यहाँ है, ये -5 है, ये +5 है ना। नेगेटिव पोटेंशियल, ये क्या बोला? एसोसिएटेड विद नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल। यहां अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या हो जाता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे हो जाता है चार्ज -E इंटू -5, यहाँ पे 5E है। यहाँ देखो डेल्टा यू कितना होगा? अगेन क्यू इंटू वी, चार्ज है -E इंटू +5 -5, यहाँ ज्यादा है, यहाँ है ना। तो ये बोलता है कि यार इलेक्ट्रॉन हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल पे खड़ा होगा, और लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट अ लोकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट तो सही है। सेकंड पॉइंट पढ़ते ही समझ जाओगे। बोलता है इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब एक करंट फ्लो होता है हाई से लो, नहीं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या फ्लो होता है? करंट। इलेक्ट्रॉन जो है वो लो से हाई फ्लो होता है, तो लो से हाई फ्लो होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत और आपका आंसर हो गया सी। यार सी और डी ना सबसे अच्छे होते हैं, एक भी स्टेटमेंट गलत प्रूव कर दो आंसर आ जाता है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत ए और बी में है कि ये एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, उसी में माथा बच्ची है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला थियोरेटिकली स्ट्रांग रहोगे तो वो भी हो जाए, राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू। प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू अ ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, राइट। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा ट्रांसमिशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपकी एक कोर होती है, ठीक है, और इसके ऊपर एक क्लैडिंग चढ़ी होती है। अब इसका जो मटेरियल है
ठीक है, इसका जो मटेरियल है ये क्या करता है, ये लाइट को जब ये अंदर से आती है, सॉरी तो कलर चेंज कर लेते हैं, जब ये अंदर से आती है लाइट ऐसे, तो ये यहां से बाहर नहीं जाने देता, इसको अंदर रिफ्लेक्ट कर देता है, फिर ये रिफ्लेक्ट, फिर ये, और ये रिफ्लेक्ट करती हुई आगे जाती है। ठीक है, तो ये कोर है आपका, व्हाइट वाला जो पार्ट है, ठीक है, व्हाइट वाला जो पार्ट है उसको हम कोर बोलते हैं, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, कोर एंड क्लैडिंग। अब ये चीज तो सही है कि प्रोपगेशन इज थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस। ठीक है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस याद करो, ये सही बोल रहा है, कहां पे होना चाहिए, तो कोर जो है वो होना चाहिए हमारा रेयरर मीडियम, नहीं डेंसर मीडियम, क्योंकि डेंसर से जब रेयरर में जाएगी, डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तभी ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ही यही है कि जब तक आप डेंसर से रेयरर नहीं जाओगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई होती। ठीक है, तो इसने यहाँ क्या बोला, इसने बोला भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्लैडिंग इज ग्रेटर देन कोर। भाई क्लैडिंग का कैसे, क्लैडिंग तो रेयरर होनी चाहिए, ये डेंसर होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत और आपका फिर से आंसर आ गया। ठीक है, हमने एमसीक्यू देखिए अराउंड 40 मिनट्स के अराउंड हमने सारे एमसीक्यू विथ डिस्कशन विथ सॉल्विंग कर दिए। आप थोड़ा सा और पढ़ोगे इसको 20 मिनट्स में, लेकिन आपको एक आइडिया आ गया है कि हाउ टू जस्टिफाई एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विदाउट रनिंग फ्रॉम देम। डरना नहीं है यार, डर के थोड़ी सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमने पहला सेक्शन आज कवर किया है। आप इसके नीचे अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझा हो, या कोई आपको लेक्चर चाहिए कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी वीडियोस अलग से आपके लिए अपलोड कर दूंगा। बट इसको आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला वीडियो जो इस सेक्शन का आएगा विल बी फॉर सेक्शन बी, वहां पे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पिक करेंगे और उनकी सॉल्विंग और उसके डेरिवेशंस और उसकी थियरी, ये तीनों चीजें हम करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आंसर को सही पॉइंट्स में कम से कम टाइम में कैसे लिखना है। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।